ओके सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में आज पढ़ेंगे। व्हाई डू वी बेसिकली नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हमने देखा है कि एक चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें व्हाई डू वी नीड अ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों है? बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी होने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज इट इज एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन है, ठीक है, मतलब देखो पूरी डेमोक्रेसी किस पे चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा है? ठीक है, हाउ इज बेसिकली द डिजाइन, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नेल्सन मंडेला, he was actually the leader of South Africa and he had spent 27 years in jail. इनको भाई साहब 27 साल की जेल हुई थी because he was the person who raised his voice against apartheid. Apartheid क्या होता है हमारे यहाँ पे? जैसे आपका डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या है जनरली इंडिया में? आपका जो भेदभाव है वो रिलीजन और कास्ट के ऊपर है। ठीक है, आप यहाँ के तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसे भी अभी बहुत सारे गांव या प्रांत हैं जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पहले आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, और उनका दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कौन जात के हो। ठीक है, तो बहुत ओपनली लोग जात के बारे में पूछते हैं, कास्ट के बारे में पूछते हैं, बिकॉज ये उनका डिस्टिंक्शन होता है। दे बेसिकली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला, तो बाहर कंट्रीज में जब हम जाते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन का रीजन कलर होता है, स्किन कलर। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम काला गोरा ये सब भेद उतना नहीं करते हैं जितना हम रिलीजन या कास्ट पे करते हैं। बाहर की कंट्रीज में गोरे और काले में बहुत ज्यादा भेद है। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं अपार्थेड। अपार्थेड मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू रेस्टोरेंट्स, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल इवेंट्स, दे वर नॉट अलाउड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, जो सब चीजें गोरे लोगों को बड़े आसानी से प्रिविलेज अवेलेबल थी वैसे इनको अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला fought against it, and what are his thoughts for this? So what are his thoughts? So Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, or even B.R. Ambedkar, they have been pioneers of the constitutional design. अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल देखो, आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उस क्या हो हंसी क्यों आ रही है? कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो बुक डिजाइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी हो गया या एससीईआरटी हो गया, उसका बुक डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनटिल अनलेस उस चैप्टर में सारे पॉइंट्स कवर हों। हंसना है तो घर चले जाओ। तुम लोग अगर हंसी आ रही है ना बहुत, गो होम ना। व्हाई आर यू हियर? व्हाई और नॉट आर यू हियर? कंटिन्यूअस तू हंसता रहता है। क्या हंसी का क्या नाटक क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज इट दैट इज सो फनी अबाउट इट? नहीं पढ़ना नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, चले जाओ भाई साहब घर, मत आओ, डोंट कम हियर। और तू खास कर, तू मेरे को हर दूसरे टाइम पे हंसते हुए दिखता है। व्हाट्स सो फनी हियर? क्या फनी है भाई? लीव इट यार, ये बैच ही बेकार है। ओके चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं भाई साहब यहाँ पे। सो व्हाट इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है? ठीक है, जैसे आपका भाई साहब सीबीएसई का एक करिकुलम है, एक डिजाइन है। ठीक है, आपके बुक्स हैं, एक डिजाइन है जिसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए भी एक डिजाइन है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, दिस डिजाइन इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये आपका भाई साहब एक फ्रेमवर्क और डिजाइन है विच इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, Nelson Mandela, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live by and for to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. So that was his idea कि अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को और इक्वल राइट्स को स्टैब्लिश करना है, देन आई एम रेडी टू डाई फॉर इट। ठीक है, सो दीज पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। नेल्सन मंडेला ले लीजिए या महात्मा गांधी ले लीजिए या B.R. अम्बेडकर, हु वाज बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, इनका बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, वहां पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट था और ये इस तरीके के जेल में उनको रखा गया for 27 years. ठीक है, he was actually jailed for 27 years. ठीक है,
1964, 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. Along with 7 other leaders, Mr. Nelson Mandela was actually sentenced to life imprisonment. ठीक है? He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, the Robben Island. ये रॉबिन आइलैंड भाई साहब उस टाइम पे बहुत सख्त प्रिजन था, बहुत हार्शली यहाँ पे प्रिजनर्स के साथ ट्रीटमेंट होता था. Prisoners were treated very harshly. ठीक है? So he was basically subjected to this prison that is Robben Island, and for many years he was kept here. ठीक है? Struggle against apartheid. Apartheid जैसे मैंने आपको बोला, what is apartheid बच्चा पार्टी? Apartheid is discrimination between blacks and whites. ठीक है? Apartheid is a discrimination between blacks and whites. The official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन रखा था. ठीक है? एंड इट वाज बिटवीन 1948 टू 1989. 1948 से 1989 में देयर वाज अ कांस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. ठीक है? एंड दैट इज नोन एज द अपार्थाइड. अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. अरे नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे. तो ये हंसने का क्या बात है बताइए इसमें. ये कौन डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है? अपार्थाइड जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है? हमारे यहाँ पे रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन है. वैसे ही साउथ अफ्रीका में किस पे डिस्क्रिमिनेशन था, स्किन कलर पे. एंड दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज अपार्थाइड. ठीक है? अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज वेरी मच प्रिवलेंट इन साउथ अफ्रीका. अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका की टीम एक्चुअली में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन उसमें आपने साउथ अफ्रीका की टीम में जितने भी लोगों को देखा है, हैव यू सीन मच ऑफ निग्रोस. ठीक है? रबाड़ा वगैरह अभी तो नए आए हैं. ठीक है? लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम बनी थी ऑल वेयर व्हाइट. ठीक है? मोस्टली व्हाइट. तो व्हाइट को ही प्रेफरेंस मिलता था. द व्हाइट यूरोपियंस इंपोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. ठीक है? 17th and 18th centuries. Trading companies from Europe occupied it with arms and force. तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका में पूरे यूरोपियन कंट्रीज आए और उन्होंने फोर्सेस को ऑक्यूपाई किया. ट्रेडिंग कंपनीज विद इन यूरोप. ठीक है? ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स. और यूरोप में से बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए. ठीक है? आर्म्स एंड फोर्स मतलब पैसा लेकर आए और फोर्स भी लेकर आए. ठीक है? दे केम विद आर्म्स एंड फोर्स. द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. ठीक है? large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. तो कैसे हुआ? देखिए अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पे तो ब्लैक्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे व्हाइट पॉपुलेशन आया कहां से? यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आया. यूरोप के कंट्रीज उस टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुके थे एंड दे वर बेसिकली इंपेरियलिस्ट नेशंस. ठीक है? जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इन द सेम वे दे वर ट्राइंग टू कॉलोनाइज. ठीक है? जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जैसे भाई साहब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वैसे ही भाई साहब आपके यूरोपियंस भी साउथ अफ्रीका में गए थे. ठीक है? सो ये एक कॉलोनाइजेशन हो रहा था भाई साहब उस टाइम पे. इंपेरियलिस्ट नेशंस थे. ठीक है? ओके. अभी इन्होंने आकर क्या किया? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को लूटा. ठीक है? जैसे इंडिया को लूटा वैसे साउथ अफ्रीका को भी लूटा. तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? साउथ सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किन कलर. तो इन्होंने भाई साहब स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया लोगों को. ये गोरे लोगों की कम्युनिटी है, ये काले लोगों की कम्युनिटी है, ऐसा डिवाइड कर दिया. जानवी सॉरी अपना इसको प्लग को लगा दोगी क्या? थैंक यू. स्विच को तो ऑन कर दो जैसे ही. ओके. डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वेर ब्लैक इन कलर. सो दीज आर बेसिकली ब्लैक इन कलर. बट यहाँ पे यूरोपियन अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वेर कॉल्ड ब्लैक्स. ठीक है? Okay. Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. बहुत सारे इंडियंस भी वहां पे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी वॉज देयर फ्रॉम इंडिया. तो एक आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, एक आपका मिक्स कॉम्प्लेक्शन था और एक आपका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था. ठीक है? सो ब्लैक्स वेर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है? Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. ठीक है? मिक्स रेसेस थे. द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. जो भी मिक्स्ड रेस को बिलोंग करते थे या ब्लैक्स को बिलोंग करते थे, दे वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स. मतलब आपके इलेक्शन प्रोसेस में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. गवर्नमेंट के चुनाए जाने में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ठीक है? दैट वाज अ लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स.
ब्लैक्स को बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया, रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाएगा, डाइनिंग टेबल में नहीं बैठने दिया जाएगा, दे वर नॉट अलाउड टू एक्चुअली ट्रैवल along with whites in trains and buses, ये सब भी इनके लिए बैन था, along with voting rights, ठीक है। blacks were forbidden from living in white areas, ठीक है। they could work in white areas only if they had a permit। तो जो white areas होते थे, मतलब ये ऐसे white areas है, यहाँ पे सिर्फ white लोग ही काम करेंगे, blacks लोग काम भी करने को नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। despite their talent or despite their work skills, still they were not allowed to enter these, ठीक है। trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and the blacks, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम वहां पे चल रहा था, ठीक है। हेवी डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। आप सोचिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ऑल दिस देखिए, जैसे ऐसे चेयर्स में लिखे रहते थे, ठीक है, यूरोपियंस ब्लैंकीज, ठीक है, ब्लैंकीज वाइट्स, ठीक है, नाई ब्लैंकीज नॉन वाइट्स, मतलब आप इधर से एंटर करोगे, बिल्डिंग में अगर एंटर करना है तो आप दूसरे पाथ से जाओगे, दूसरे पाथ से जाओगे आप, ठीक है। ब्लैक्स एंड कलर्ड एशियंस, ठीक है। तो इस तरह से आपके सब जगह पे ऐसा था, मतलब ब्लैक्स को अलग जगह पे रहने को, ठीक है। सो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, सब जगह पे आपका हेवी डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसी को अपन क्या बोलते थे? सेग्रीगेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन कलर देयर वाज हेवी सेग्रीगेशन, ठीक है। ओके, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप। तो जहां पे व्हाइट्स लोग वर्शिप करते थे, ऐसे चर्चेस में भी जाना अलाउ नहीं था, ठीक है। ऐसे चर्चेस में भी जाना अलाउ नहीं था। एक ऐसा कहानी है, ठीक है, कि कोई चर्च में कोई फादर था, ठीक है, फादर मतलब प्रीस्ट, एंड ही वाज अ वाइट। तो उस टाइम पे एक ब्लैक निग्रो जो थे, उन्होंने बोला कि मुझे ना चर्च में जाना है, ठीक है, मुझे चर्च में एंट्री चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों चाहिए एंट्री? तो बोला कि नहीं, मुझे भगवान से मिलना है। तो एक काम कर, तू पहले शांत हो जा थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, ठीक है। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर हिंसा है, तुम्हारे अंदर द्वेष है, इन सारी चीज़ों को शांत करो, उसके बाद तुमको एंट्री मिल जाएगी चर्च में। एक्चुअली में पॉइंट ये था कि तुम ब्लैक हो, इसलिए तुमको चर्च में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसने बहुत कुछ किया, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ किया, और वाकई में शांत हो गया। तो एक दिन बाजार में ऐसे चलते चलते फादर मिल गए। तो फादर से पूछा कि ये आप, फादर ने इससे पूछा, अरे तुम आए नहीं उसके बाद? तो नहीं, आपने बोला था ना कि शांत हो जाओ तो उसके बाद आएंगे। तो मुझे भगवान मिल गए। तो बोले कैसे, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, बोले कि अरे भगवान मिले तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस चर्च में जाना है, ठीक है, आपसे ही मिलने जाना था इसमें। तो भगवान हंसने लगे, बोले कि मैं भी इस चर्च में बहुत दिनों से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अभी तक घुस नहीं पाया हूँ, ठीक है। सो दिस वाज अ पॉपुलर स्टोरी ऑफ दैट टाइम, वेरिन आप चर्च में भी, एक रिलीजियस प्लेस में भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, ठीक है। 1950 ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो ये सब लोगों ने भाई साहब आवाज उठाई अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर, ठीक है, 1950s में। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, और पूरे यूरोप में ये होने लगा, सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। तो ANC फॉर्म हुआ था, और ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये फाइट लीड किया अगेंस्ट द सेग्रीगेशन। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द। तो कुछ व्हाइट्स लोगों ने भी इनके मूवमेंट को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्लैक्स ही थे, ठीक है। उस टाइम पे आप देखोगे मोहम्मद अली वाज एक्चुअली अ बॉक्सर, अ वेरी प्रोमिनेंट बॉक्सर, इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। मैल्कम, ठीक है, ये सब बहुत प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है। इनफैक्ट मोहम्मद अली ने अपना रिलीजन ही चेंज कर लिया था, बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड एंड बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, ही चेंज्ड द रिलीजन एंड बिकेम अ मोहम्मदन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन, ठीक है। सो ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही चेंज्ड हिज रिलीजन इन दिस, ठीक है। Okay, many, तो several countries denounce apartheid as unjust and racist, ठीक है। White racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों, देखो ऐसे खुल्लम खुल्ला फांसी दी जाती थी, मार दिया जाता था, ठीक है।
ऐसा टॉर्चर होता था उनके ऊपर, देयर वाज नो नथिंग टू डूइंग, इनके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर था, ठीक है। सो देयर लाइफ वाज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। सो इस तरीके का एक सिचुएशन था जिसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने मोर्चा लिया था, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, ये व्हाइट डोमिनेशन के ऊपर या व्हाइट टॉर्चर के ऊपर ब्लैक कम्युनिटी का प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट को भाई साहब आभास होने लगा कि इतनी बड़े पैमाने पे और इतनी बड़ी तादाद में जो ब्लैक्स हमारे अगेंस्ट में राइज अप हो रहे हैं, हमारे लिए भाई साहब खतरा बढ़ता जा रहा है। सो वी आर बेसिकली अंडर थ्रेट। सो इन्होंने बेसिकली दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाइट रिजीम चेंज हिज पॉलिसीज। तो आपके भाई साहब जो व्हाइट रिजीम था ये धीरे धीरे अपने पॉलिसीज को चेंज करने लगी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपील्ड, ठीक है। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड। तो जितना भी बैन था किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और रिस्ट्रिक्शंस था जो मीडिया के ऊपर, ये लिफ्ट हो गए, ठीक है। दे वर बेसिकली लिफ्टेड, मतलब अभी जो भी था बैन ये सब लिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल बाद इनको आजादी मिली। आप सोचिए 28 साल एक इंसान ने जेल में बिता दिया इस एक कॉज के लिए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26th of April 1994, ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये आपका पहला डेमोक्रेसी था। देखो यहाँ पे बिल क्लिंटन वगैरह सब लोग आए हैं, ठीक है। तो ये एक जीत थी, ये एक मतलब ओवरथ्रो किया गया, यूरोपियन कम्युनिटी या व्हाइट के लीडर्स को ओवरथ्रो किया गया, ठीक है, 1994 में। अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। तो वो गवर्नमेंट जो बेसिकली ब्लैक्स और व्हाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, वो इट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, ठीक है। सो दिस वाज अ बिग विक्ट्री। मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो नेल्सन मंडेला हु हैड स्पेंट 28 years fighting for the cause of apartheid, he had spent so many years in jail, he became the first president of South Africa। ये पहले प्रेसिडेंट बने। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other, ठीक है। तो हमारे अंदर जो नेचर है ये बोल रहे हैं, ये क्या है, accept goodness in other। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy, ठीक है। Black leaders appeal to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। और आज की तारीख में ब्लैक लीडर्स ने ही ब्लैक लोगों के पास गुजारिश की कि हाँ चलिए इनसे गलती हो गई है। जब व्हाइट लीडर्स वेर इन पावर, दे हैड कमिटेड मेनी क्राइम्स और अट्रॉसिटीज अगेंस्ट द ब्लैक्स, सो लेट्स फॉरगिव देम, ठीक है। अभी के लिए हम एक नए देश का निर्माण कर रहे हैं और हेट्रेड के बुनियाद पे हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है। सो दे अर्ज टू बेसिकली forgive the whites, ठीक है, forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। They said that let us build a new South Africa। अभी हम एक न्यू साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे based on equality of all races of men and women, on democratic values, social justice and human rights, ठीक है। तो एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had,
ठीक है। देखो जितना ज्यादा कोई किसी कंट्री में उपद्रव होगा, जितना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना स्ट्रांग उम्र के आएगा, क्योंकि उन्होंने देखा, ये तांडव को देखा है इन्होंने, ठीक है। सो आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये इन्होंने बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स मिले। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, ठीक है। डेमन मतलब किसी को भी राक्षस ना माने, किसी को भी समाज का दुश्मन ना माना जाए, किसी के ऊपर भी हम अनायास अत्याचार ना करें, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज डिमांडेड, ओके। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। The South African Constitution inspires democrats all over the world. तो सारे जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वो सब साउथ अफ्रीका की जो नई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर हुई, क्योंकि ये एक जीत थी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, जो बहुत दिनों से सिर्फ साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही नहीं, बाकी सारे यूरोपियन और शायद अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में भी अंदर ही अंदर चल रहा था। तो ये एक जीत थी रेशियल सिस्टम के अगेंस्ट, ये एक जीत थी अपार्थाइड के अगेंस्ट, which was not only prevalent in South Africa but was prevalent in many European countries as well as America, ठीक है, ओके। Why do we need a constitution? साउथ अफ्रीका, तो हम यहाँ पे पढ़ाई की जो शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, वहां पे एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं, एक केस स्टडी से कर रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की दरकार क्यों है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन करते क्या है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड हियर। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. तो आज जब अपार्थाइड खत्म हो गया है, oppressed कौन था? ब्लैक्स, एंड oppressor कौन था? द व्हाइट्स, ठीक है। दोनों भी एक साथ इस डेमोक्रेसी में इक्वल तरीके से रह रहे हैं, इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं विदाउट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ अनवांटेड atrocities on each other. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. तो obviously भाई साहब दोनों एक दूसरे से थोड़े से तो डरे हुए थे। ब्लैक्स अभी अभी नया उनका डेमोक्रेसी बना है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डर तो इनको था ही, क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने इनको सताया है। और व्हाइट्स ये अभी डर रहे हैं कि अभी ये पावर में आ गए, अभी ये हमसे बदला ना ले ले, ठीक है। तो एक फियर फैक्टर दोनों में था, ब्लैक्स और व्हाइट्स में। अभी जो नया डेमोक्रेसी बना है उसमें दोनों में ही एक फियर फैक्टर था, ठीक है। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो भाई साहब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में कोई कॉम्प्रोमाइज ना आवे। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और उनको भी बाकायदा जितने भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो मिले, ठीक है। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। तो जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो बोल रही थी, व्हाइट माइनॉरिटी मतलब व्हाइट कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन क्योंकि ये पावरफुल थी और भाई साहब यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आई थी, इसलिए इनका दबदबा था पहले, ठीक है। was keen to protect the privileges and the property. कम से कम हमारी प्रॉपर्टी भाई साहब ना चली जाए, और हमको जो आज तक प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो रहे। हम अभी ब्लैक से कोई पंगा नहीं लेंगे, लेकिन हमको जो प्रिविलेजेस या हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो अभी भी हमारे पास रहे, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। द व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट 1 person 1 vote। तो पहले कैसा था सिस्टम कि ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट एज वेल, ठीक है। तो अभी भाई साहब सबके लिए 1 person 1 vote, ठीक है, ओके। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी फॉर द व्हाइट माइनॉरिटी, ठीक है। तो आपका भाई साहब दे एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी, ठीक है। जो मेजॉरिटी है वो भाई साहब प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी नहीं ले लेगी। व्हाइट लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा अभी, क्योंकि अभी जो ब्लैक कम्युनिटी ने अपना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लिया है, तो कहीं अभी ये जो हमने पहले इनके ऊपर अत्याचार किया है, क्या उसका रिवेंज लेंगे या बदला लेंगे या हमारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसा डर उनमें हमेशा लगा हुआ था, ऑब्वियसली लगा रहेगा, ठीक है। सो भाई इन लोगों में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, नहीं आप हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, हम भी अपना पास्ट को भूलकर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड?
what was the guarantee that this trust will not be broken in the future? ठीक है, the only one way was to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone has to abide by. तो अभी देखो सिर्फ विश्वास पे कहानी नहीं चलती है, ठीक है, अगर विश्वास का उल्लंघन हुआ, चलिए हमने ट्रस्ट कर लिया कि व्हाइट्स ने ये ट्रस्ट कर लिया कि ब्लैक्स इनकी प्रॉपर्टी नहीं हड़पेंगे या उनके ऊपर वो अत्याचार नहीं करेंगे जो व्हाइट्स ने इनके ऊपर पहले किया था, ठीक है, और ब्लैक्स को भी भाई साहब ये गारंटी चाहिए थी कि आप हमारे ऊपर फिर से वही उपद्रव या फिर से वही एट्रोसिटीज कमिट नहीं करेंगे। चलिए 1% 1 वोट का मसला तो सुलझ गया, ठीक है, लेकिन आगे चलकर दोनों कम्युनिटीज में तनाव नहीं बढ़ेगा या कोई फाइट नहीं होगा या डेमोक्रेसी ट्रम्बल नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। सो व्हाट वाज द गारंटी? सो इसीलिए देखिए जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, व्हेनेवर यू बाय अ प्रोडक्ट यू आर गिवन अ गारंटी एंड दिस गारंटी हैज टू बी इन अ रिटन फॉर्मेट, ठीक है। तो इनको भी भाई साहब एक गारंटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, दिस वाज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन is to write down some rules of the game that everyone would abide by, ठीक है। rules lay down how the rulers are to be chosen in future. It determines what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Rules decide the rights of the citizen, ठीक है। rules will work only if the winner cannot change them very easily, ठीक है। तो भाई साहब कोई चेंज ना करे इन रूल्स को तभी जाकर ये काम करेंगे, ठीक है। सो दीज रूल्स वर बेसिकली द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स पे ये एग्री हो गए। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, ठीक है। जो भी इसको अग्री नहीं करेगा या अबाइड नहीं करेगा उसके लिए भाई साहब पनिशमेंट का रिजीम होगा, ठीक है। देयर विल बी अ वे। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका बना, सेट ऑफ रिटन रूल्स, supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government. तो ये भाई साहब आपका कॉन्स्टिट्यूशन था that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between people and the government. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together, ठीक है। It specifies how the government will be constituted, who will have the power to pick which decisions. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम रूल्स लिखे हुए थे, किसके पास गवर्नमेंट होगी, किसके पास भाई साहब डिसीजन मेकिंग का पावर होगा एंड सो एंड सो, ठीक है। डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा लोगों के बीच में, ये सारे तमाम जितने भी नियम कानून है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पर्याप्त रूप से लिखे हुए थे, ठीक है। It lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. प्लस गवर्नमेंट के जो पावर्स थे उन पे भी लिमिट्स ले डाउन करते हैं। नहीं, मैं जब भी एसएसटी वगैरह पढ़ाऊंगा इनको क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने दीजिए, हंसते रहिए वहां पे। So lay down limits on the powers of the government. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसने भाई साहब सारी चीजों को क्लैरिफाई किया। इट लेज डाउन पावर्स ऑन द लेज डाउन लिमिट्स, क्या क्या गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशंस हैं एंड इट टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, ठीक है। तो बहुत लड़ मड़ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अपार्थेड को डिसॉल्व करके बना था। ब्लैक्स और व्हाइट्स में बहुत सालों से जो चलता आ रहा था साउथ अफ्रीका में उसको खत्म करके ये बना था। और इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने 28 साल प्रिजन में बिताए थे, ठीक है। सो वंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, इट वाज एक्चुअली अ विक्ट्री ऑफ ब्लैक्स ओवर व्हाइट्स, ठीक है। ब्लैक्स और व्हाइट्स का जो अपार्थेड वाला सिस्टम था ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट नहीं था, इट वाज प्रेवलेंट इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग द वंस लाइक अमेरिका और इवन ग्रेट ब्रिटेन। हर जगह पे ऐसा डिफरेंस था ही। हाँ, साउथ अफ्रीका में खुल्लम खुल्ला था क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों को वोटिंग राइट्स भी नहीं था, they were not even allowed to vote. आपके रेस्टोरेंट्स, आपके बसेस, आपके टैक्सीज, इनमें सिर्फ व्हाइट्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लग्जरी जो है वो सिर्फ व्हाइट्स ही भोग कर सकते हैं, ठीक है। सो द ब्लैक्स वर डिनाइड ऑल दीज थिंग्स। तो जब ब्लैक्स और व्हाइट्स का ये मसला डिसॉल्व हुआ और साउथ अफ्रीका में नया गवर्नमेंट बना तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दोनों भी कम्युनिटीज आज की तारीख में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। और ना ट्रस्ट करने का बहुत ही मुनासिब सा रीजन ये है कि ऑब्वियसली द व्हाइट्स हैव परफॉर्म्ड मेनी अट्रॉसिटीज इन द पास्ट ऑन द ब्लैक्स, बिकॉज ऑफ विच दे विल नेवर गेन देयर ट्रस्ट
एंड द ब्लैक्स ऑल्सो डू नॉट ट्रस्ट देम। तो ये तो मतलब हम भले ही आज की तारीख में ये बोल दें कि 1% 1 वोट का नियम हो गया है मतलब साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल दिस वाज अ ट्रस्ट और अ गैप विच वाज येट टू बी कवर्ड। तो इस गैप को हम कैसे कवर करें, हाउ डू वी कवर दिस गैप, ठीक है। तो इसीलिए एक रूल बुक बनाया गया विच इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको सारे रूल्स को फॉलो करने हैं एज अ सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। इफ यू डोंट अबाइड बाय दीज रूल्स देन ऑब्वियसली यू विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ऑल कंट्रीज, ठीक है, दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। जैसे किसी भी गेम को जब आप खेलते हैं तो उसका एक रूल बुक होता है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऑल दीज गेम्स हैव देयर ओन रूल बुक्स। यू विल हैव टू प्ले द गेम एज पर द रूल, ठीक है। तो हर एक कंट्री का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट जितने भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। उल्टा सही है, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have a constitution। जो भी countries आपकी democratic हैं उनका constitution होगा ही होगा, ठीक है। okay. Okay, making of the Indian Constitution. The Indian Constitution was also drawn up under very difficult circumstances. तो ब्रिटिशर्स जा रहे थे और उस टाइम पे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रिवेलेंट था, ठीक है। तो ये आपके डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। रिलीजन को लेकर काफी सारा मतभेद था, कास्ट को लेकर बहुत सारा मतभेद था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर, ठीक है। ये भाई साहब कोई इजी टास्क नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। भाई साहब आपका जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़ा उपद्रव मचा पार्टीशन का, ठीक है। हजारों लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान भी गए, और इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, मिलियंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, ठीक है। भाई एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह में शिफ्ट होना कोई मतलब खाने का काम नहीं, यहाँ तो आप देश छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ट्रेन्स में लद लद के पब्लिक आती थी। ट्रेन्स में जगह नहीं होती है तो भाई साहब बैलगाड़ी से चल कर लोग एक कंट्री को पार करके दूसरे कंट्री में आ रहे हैं, और जब आते हैं तो इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इनके लिए कैंप्स रखे गए, ठीक है। जैसे आप समझो मुंबई में एक चेंबूर कैंप है, ठीक है। चेंबूर कैंप अभी भी उस जगह का नाम है। मतलब ये पहले एक कैंप एरिया हुआ करता था जहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे जो लोग आए थे वहां पे बसे थे, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े तादाद में लोग इधर डूबे हुए। किसी ने भाग मिल्खा भाग देखा है, ठीक है। उसमें देखिए आपका ये पार्टीशन का एक थोड़ा सा दिखाया गया कि कैसे उनके पूरे फैमिली को मार दिया गया था ऑलमोस्ट। उस टाइम पे राइट्स हुए, उस टाइम पे कौन किसको मार रहा है, कौन मर रहा है, कुछ हिसाब नहीं था, ठीक है। हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। कैसे लोग रिहेबिलिटेट हुए। तो जब ये लोग आए तो बड़े बड़े शहरों में इनके लिए कैंप्स लगाए गए, फिर धीरे 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 इन्होंने अपना धंधा पानी बसाया, फिर जाकर धीरे 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 दे सेटल हुए। तो किसी कंट्री से आप कंट्री की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ही सेटल होना मुश्किल है। यहाँ पे तो एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में आ रहे हैं तो सेटल होना और भी मुश्किल था, ठीक है। ओके, 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। सिर्फ वायलेंस में ही देखिए 10 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। वायलेंस में एक दूसरे को काट रहे हैं भाई साहब, मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं ओपनली, ये ओपनली चल रहा था। बॉर्डर क्रॉस करते समय जितने लोग मारे गए ट्रैवलिंग के दौरान वो तो अलग है। कोई भूख से मर गया, कोई भाई साहब खो गया, कोई ऐसे ही टेम्परेचर से मर गया, वो तो अलग बात है। लेकिन 10 लाख लोगों ने एक दूसरे को ही मार डाला, ठीक है। इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था, ठीक है। सो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा चैलेंज क्या था,
ब्रिटिशर्स जब गए तो इन्होंने भाई साहब पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ भाई साहब ये इंडिया ये पाकिस्तान है, जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहो, जिसको इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। दूसरा, उस टाइम पे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। नाउ व्हाट आर दीज प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स मतलब समझ लो एक प्लेस है, इनका एक नवाब है, ठीक है, एक प्लेस भी है, इनका कोई राजा है, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये महाराजा हरि सिंह थे उस टाइम पे, ठीक है। हैदराबाद में कोई नवाब थे, और ब्रिटिशर्स ने इनको बोल दिया, इन जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स थे या महाराजा या नवाब लोग थे, इनसे बोल दिया कि आपकी मर्जी, आप इंडिया के भी पार्ट हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी। जैसे हैदराबाद के नवाब जो थे, उनको भाई साहब पाकिस्तान जाना था, ठीक है। सरदार पटेल ने उनको बोला चुप बैठ भाई साहब, तू इधर ही बैठेगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए। महाराजा हरि सिंह हु वाज एक्चुअली, इनका भी भाई साहब डबल माइंडेड थे कि इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में रहें, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी भाई साहब ब्रिटिशर्स गए तो सही, लेकिन हमको फंसा कर गए, ठीक है। हमको भाई साहब ये सारी चीजें हो गई, बहुत बड़ा वायलेंस हुआ आपके पार्टीशन के टाइम पे। द ब्रिटिश लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, अगर आप बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भाई साहब इंडिपेंडेंट रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चल रहा था। तो ये देखिए, एक हम दो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं यहाँ पे। एक अपार्थेड का चैलेंज था साउथ अफ्रीका में, जिसको सुलझाकर वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और यहाँ पे भाई साहब पार्टीशन का मसला, प्रिंसली स्टेट्स का मसला, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पे भी भाई साहब कास्ट और रिलीजन रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये मसला, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बैठाएं और फिट करें, ठीक है। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाया था, उनके ऊपर भाई साहब एक बहुत बड़ी एंजाइटी थी कि हम ये सब रूल्स तो बना रहे हैं, चलिए एकदम उम्दा रूल्स बना रहे हैं, एकदम बेस्ट ऑफ रूल्स बना रहे हैं, लेकिन इसका आगे भविष्य क्या है, ठीक है, व्हाट इज इट गोइंग टू बी। क्योंकि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन इंडिया में रहेगा, इट इज नॉट डिसाइडेड। ओके, सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भाई साहब इन लोगों के पास अभी देखो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं भाई, इंडिया का पार्टीशन हो गया, इतने सारे लोग हताहत हो गए, इतने सारे लोग मारे गए, 10 लाख लोग वायलेंस में मर गए। सोचो, कोरोना में 3-4 लाख लोग मरे थे और हम परेशान हो गए थे, यहाँ पे 10 लाख लोग एक दूसरे को मारने काटने में मर गए, ठीक है। सो मच वाज द इंटेंस वायलेंस। और उस टाइम पे पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं था, आज की तारीख में हम 135 करोड़ के हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना पॉपुलेशन नहीं था, ठीक है। सो इतना लोग हताहत हुए, और प्लस भाई साहब इतनी सारा डाइवर्सिटी। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेंगे, लेकिन इन नियमों को मानने वाला कौन है? जब हमारे हाथ एक दूसरे को काटते हुए नहीं रुक रहे हैं, तो ये कागज पे लिखी पड़ी हुई चीजें ये कौन मानेगा? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब एक जाता हुआ हिंदू एक मुस्लिम पे अटैक कर रहा है, या मुस्लिम हिंदू पे अटैक कर रहा है और जान से मार दे रहा है, ठीक है। लोगों के हाथ नहीं कांप रहे हैं एक दूसरे का खून बहाने में, तो हम कागज पे कुछ रूल्स लिखेंगे और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देंगे, तो लोग क्या उसको मान लेंगे? ठीक है। सो दे हैड देयर ओन सेट ऑफ एंजाइटीज एंड फियर्स, सॉरी, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। 1928, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? देखो, हम अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. मोतीलाल नेहरू was actually the father of जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 1928। ड्राफ्ट मतलब समझते हो क्या? रफ आइडिया, ओके। कभी ईमेल किया है? तो ईमेल को, जैसे ईमेल भी छोड़ो, व्हाट्सएप, किसी को मैसेज कर रहे हो तुम, ठीक है, और मैसेज भेजा नहीं, तो सेकंड टाइम जब व्हाट्सएप में जाओगे तो वहां दिखेगा ड्राफ्ट, पर तुमने अभी भेजा नहीं, रिलीज नहीं किया उसको। तो ड्राफ्ट इज बेसिकली अ रफ प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा 1928 में हुआ। 1931 में द रेजोल्यूशन एट कराची, कराची उस टाइम पे इंडिया का पार्ट था। इंडिया क्या मतलब? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like, ठीक है, how independent India's। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchising, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है?
व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? ये शुड बी राइट टू वोट और 18 प्लस 18 प्लस में, ठीक है। हमारे यहाँ पे पहले आया था 21 साल का, ठीक है, 21 ईयर्स, एनीबडी हु इज अटेनिंग 21 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। फिर बाद में उसको 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। सो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई साहब आने लगी। फिर कैसे कैसे मतलब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। एकाएक भाई साहब ये नहीं गिरा कॉन्स्टिट्यूशन, धीरे धीरे उसमें एडिशंस होते गए, कैसे इस चीज को सोचा गया, ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में सोचा गया, ठीक है। सम बेसिक वैल्यूज वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सबको कम से कम अभी तक एक देश को कैसे चलाना है कुछ नियम से वे सब लोग परिचित हो चुके थे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। तो पहला काम तो इनको ये करना था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको वोटिंग राइट मिले, एवरीबडी शुड हैव द वोटिंग राइट्स, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। अभी देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको मालूम था कि भाई साहब आज नहीं तो कल हमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि चलिए हम ना आपको ट्रेनिंग देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, एक देश को कैसे चलाना है आपको नहीं मालूम है तो हम देते हैं आपको ट्रेनिंग। तो इन्होंने बोला कि देखिए आप ना पूरे इंडिया में इलेक्शंस करवाइए और आपके बीच में ही करवाइए, ये प्रोविजनल इलेक्शंस होंगे, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी मुद्दे हैं उनको रखिए और हम देखेंगे कि उनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इस तरीके का प्रोविजनल लेजिस्लेचर, मतलब एक प्रैक्टिस गवर्नमेंट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको टेस्ट दिया और उसके पहले वर्कशीट दिया, वर्कशीट जैसे आपका है तो वैसा ही यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया कि ये हम आपको गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग यू द राइट टू गवर्न इंडिया बट वी आर मेकिंग वे फॉर प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो आपको दिखेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे लॉज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी हुए हैं या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। भाई लॉ लॉ है, अगर किसी का वायलेशन ऑफ राइट को हम किसी लॉ से रोक सके तो वह ब्रिटिश का पार्ट हो या इंडिया का पार्ट हो, डजंट मैटर। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. ठीक है? The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. तो सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो चुका था। आज की तारीख में नॉलेज बढ़ रहा था, लोगों ने देखा रशिया में एक टाइप का रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रांस में एक टाइप का रेवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुई हैं ब्रिटिश सोसाइटी में, तो ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने लगे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक असेंबली बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे और मैन्युफैक्चर करे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट किया, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग थे जिनको दूसरे सोसाइटीज में जो भी हो रहा था उसके बारे में ज्ञान था, प्लस हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है वो भी ज्ञान था, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण उसके पहले से चालू हो गया था। इलेक्शंस हेल्ड हुए। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन December 1946। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। पहले से सब चालू हो गया था ये। Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। तो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें करीब 300 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26th of November 1949 बट केम इनटू इफेक्ट इन 26th of January 1950। और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। हमारा संविधान दिवस है बेसिकली वो, ठीक है। जब ये लॉन्च हुआ, बन के कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन ये लॉन्च हुआ 26 of January 1950। क्यों? क्योंकि 26 of January में पहले एक बार 1920s में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। तो उसी डे को कोइंसाइड करते हुए, तो एक टाइम था जब हमने
26 जनवरी को बिफोर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया वी सेलिब्रेटेड दिस एज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसको हमने इंडिपेंडेंस डे के बतौर माना था। ठीक है सर ना 26 नवंबर 1949 और इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं था, अभी ब्रिटिशर्स छोड़कर गए नहीं है ना भाई साहब। देखो 1947 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लॉन्च नहीं किया गया। इसको 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया गया। ठीक है, वाई वाज, क्योंकि देखिए एक शुभ दिन है, इस दिन को हमने पहली बार एक पैरेलल गवर्नमेंट का या पूर्ण स्वराज की मांग की थी और हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तभी ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज दिस डे वाज अ मेमोरेबल डे, सो वी लॉन्च्ड इट इन दिस डे। ठीक है, हमने इस दिन इसको उतारा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो आंसर इज यस, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 को ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए, until 1950 we didn't have a constitution, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन हमारा देश चल रहा था। To mark this day we celebrate January 26 as the Republic Day every year. Why should we accept the constitution made by the assembly more than 50 years ago? क्यों भाई साहब? Constitution does not reflect the views of its members alone, ये members का व्यू नहीं है, ठीक है, ये हमारे पूरे सोसाइटी का व्यू है। It expresses a broad consensus of its time. Several groups have questioned some provisions of the constitution. No large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. किसी ने भी भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया है। नो लार्ज सोशल ग्रुप, कोई भी लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लार्ज सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है। ठीक है, संविधान के आगे सब लोग भाई साहब रुक जाते हैं, क्योंकि संविधान हमारा बिल्कुल फिल्टर आउट करके बना है। 300 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, चेंजेस आए हैं, संविधानिक चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सी कॉमन सी चीज है कि जब संविधान लिखा गया था तब इंटरनेट नहीं था। ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब इंटरनेट है और इंटरनेट के चलते बहुत सारे साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रोविजन हमने बनाया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे था। तो हमारा जैसे जैसे समाज चेंज हुआ है, वैसे वैसे हमने इन चीजों को भी संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, न्यू रूल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, द ओल्डर वंस हैव बीन अमेंडेड। ठीक है, बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक थिंग है, मतलब बना दिया तो बना दिया बस, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं, चेंजेस जहां पे भी लागू हो सकते हैं वहां पे करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारा समाज चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे हमारे रूल्स भी चेंज होंगे। ठीक है, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में देखा गया है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन लोगों ने उसका विद्रोह किया और उसको फिर से चेंज करना पड़ा। ठीक है, बिकॉज द बेसिक रूल्स वेर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने नहीं चैलेंज किया है। हाँ, इक्के दुक्के लॉज को या आर्टिकल्स को किसी ने चैलेंज किया है कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट कई बार हुआ भी है। ठीक है, सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। उस टाइम पे तो भाई साहब वोटिंग राइट्स था नहीं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग 300 लोगों की बनी हुई थी, इसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इट वाज नॉन इलेक्टेड, इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने इनको इलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. कुछ members ऐसे भी थे उस टाइम पे जो कांग्रेस के साथ एग्री नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, he didn't agree with Congress. He had basically disparities with गांधी। ठीक है, सो ऐसा था, ऐसा नहीं था कि भाई साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उन्होंने सर्वसम्मति से सब कुछ किया था। तो डिफरेंसेस थे, देयर वर डिफरेंसेस। ठीक है, in social terms too, the assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupations. यहाँ पे भी भाई साहब काफी सारा डिफरेंस था। ठीक है, there were many differences. Okay, constituent assembly worked in a systematic, open and consensual manner. तो इन्होंने भाई साहब एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल मैनर में काम किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ही वाज हेडिंग इट, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर। पहले तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस पर डिस्कशन हुआ लीडर्स का, उसके बाद उसको फील्ड पे उतारा गया। ठीक है,
Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. ठीक है, सारे clauses को भाई साहब एक एक करके डिस्कस किए गए. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. ठीक है, जो कुछ भी भाई साहब जैसे जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रूल्स है हम बोल रहे हैं, तो लोगों का भाई साहब व्यू पॉइंट आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा था, ये सब भाई साहब नोट डाउन किया जा रहा था. ठीक है, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड. ठीक है. Guiding values of the Indian Constitution, dream and the promise. महात्मा गांधी, he was not a member of the Constituent Assembly. ये भाई साहब Constituent Assembly के member नहीं थे. There were many members who followed his vision. Magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted in the Constitution to do. Although he was not a member of the Constituent Assembly, I shall strive for a Constitution which will release India from all thraldom. Thraldom मतलब जो भी भेदभाव है ये सब खत्म हो. ठीक है. And patronage, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks. ठीक है? And drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. ठीक है? तो ये इन्होंने अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया था और गांधी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन. महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में क्लैश था. ठीक है, देयर वर क्लैशेस बिकॉज बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इतने सालों से पीड़ित हैं हमारी कम्युनिटी, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. महात्मा गांधी ने बोला नहीं, इलेक्शंस हम रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर नहीं कराएंगे, हाँ लेकिन हम लोगों के अंदरूनी भावना को अपील करेंगे कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना करें, आप दलितों पर शोषण ना करें. बी आर अम्बेडकर ने बोला नहीं, हमको रूल बनाना पड़ेगा, हमको रिजर्वेशंस करने पड़ेंगे, तब जाकर ये समाज में ऊपर आएंगे. So they had a conflict regarding this. ठीक है. So महात्मा गांधी इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर के इस मूवमेंट के अगेंस्ट धरना देकर बैठ गए थे. ठीक है. So they had a clash. Concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. ठीक है. On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we have equality, and in social and economic life, we will have inequality. ठीक है. तो भले ही पॉलिटिक्स में हमारी इक्वालिटी है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में अभी भी क्या है, इनइक्वालिटी है. ठीक है. इन पॉलिटिक्स वी शैल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू. ठीक है भाई साहब, ये होना चाहिए. ठीक है. लेकिन इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू. यहाँ पे हम शायद लोगों को वो दर्जा ना दे, लोगों को नीचे तरह से देखे या लोगों पे अट्रॉसिटीज करे. ठीक है. हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. तो हमारा पॉलिटिकल लाइफ कुछ और है और हमारा एक्चुअल लाइफ कुछ और है. ठीक है. हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल. तो इन्होंने अपनी एंग्जाइटीज या फियर्स एक्सप्रेस किए थे कि हाँ चलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या हम इसको प्रॉपर्ली उतार पाएंगे, आई हैव माई फियर्स. ठीक है. दैट्स व्हाट डॉक्टर अम्बेडकर एक्सप्रेस. पंडित जवाहरलाल नेहरू, so he made a famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15. Long years, ये तो उनका भाई साहब स्पीच था. ठीक है. फ्रीडम एंड पावर, तो ये सारे स्पीचेस थे. फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है देखो, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. ठीक है.
वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एनसीईआरटी के बुक्स में या एससीईआरटी के बुक्स में देखिए प्रियम्बल लिखा रहता है, ठीक है, वो हमारा संवैधानिक चीज है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल मतलब ये बेसिक वैल्यूज हैं। हमारा जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे पूरा देश चल रहा है उसका ये प्रियम्बल है, ठीक है। सो प्रियम्बल आपने देखा ही रहेगा, आपके बुक्स में भी है ये, ठीक है। ओके, सो व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपका प्रियम्बल है, देखो ये आपने पढ़ा ही रहेगा, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपकी शपथ है बेसिकली, ठीक है। आप जब किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो ये पहले ही रहता है, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist and secular। मतलब सब लोग, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए। हमारे इंडिया में डिसीजंस आर नॉट एक्चुअली, हम किसी दूसरे देश के प्रभाव में डिसीजंस नहीं ले रहे। वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजंस, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब सबका सोशल वेलफेयर। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब समझते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म? हाँ, नहीं, वो हो गया एंटी सेक्युलरिज्म। किसी रिलीजन को प्रमोट करना वो हो गया भाई साहब आपका एंटी सेक्युलरिज्म। मतलब हम पॉलिटिकल लेवल पे किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगे या गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, वहां पे आप कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं रख सकते, किसी टाइप का पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है। आपके प्राइवेट स्कूल्स में आप रख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कुछ भी नहीं रख सकते। ये सब आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। मतलब ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म, ठीक है। किसी एक रिलीजन से आप अलाइन नहीं हो सकते, ये रूल है, ठीक है। आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपके जितने भी दफ्तर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे आप कोई भी पूजा पाठ का सामान नहीं रख सकते, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम भी नहीं कर सकते, कोई प्रार्थना या कोई प्रेयर भी कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। ये सब प्राइवेट स्कूल्स में होता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस which should be on a social, economic and political level, liberty मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। आज देखिए भाई साहब, आपको अगर गवर्नमेंट के बारे में प्रोटेस्ट करना है तो आप ओपनली कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप वायलेंस नहीं कर सकते, बट आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यू हैव द राइट्स टू डू इट, ठीक है। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको भाई साहब सेम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, जिस दिन ड्राफ्ट हुआ था, do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। हम सब, सिर्फ जो लोग बना रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं, बल्कि हम सब भारतवासी अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन में समर्पित करेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब दिस इज बेसिकली एज एन इंडियन वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एज एन इंडियन वी शुड बी अवेयर ऑफ, अगर ये जितने भी आपके मतलब, ठीक है, धर्म ग्रंथ की बात करते हैं हम, गीता, कुरान, जितने भी ये सब बातें हैं, ठीक है, वो अपने आप पे है, लेकिन अगर ये एक बुक सबको दे दी जाए और सबको पढ़ने बोला जाए, आप देखेंगे हमारा शायद जितना भी विवाद है वो खत्म हो जाएगा। हमारे देश में जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भेदभाव जो आज भी हैं, वो शायद खत्म हो जाए। हम सिर्फ ऊपरी तर्क पे यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन जो मेहनत इसमें लगी है, जो आपके भाई साहब एक्चुअल रूल्स हैं, उनके बारे में अगर हमको नॉलेज होता है तो मे बी वी विल फॉरगेट आवर डिफरेंसेस। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और आउटसाइड पावर। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग ने या किसी दूसरे पावर ने हमको नहीं दिया है, हमने बनाया है इसको, ठीक है। वी हैव मेड द रूल्स, ठीक है। ओके, sovereign people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters। सबको राइट है, no external power can dictate the government of India। sovereign मतलब independent, absolutely independent, ठीक है।
Socialist, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. ठीक है. उसके बाद secular, citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. कोई आपका official religion नहीं है, कोई आपका official language नहीं है. ठीक है. Government treats all religions, beliefs and practices with equal respect. ठीक है. A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. ठीक है, ये हो गया आपका democratic. Justice, citizens cannot be discriminated on the basis of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब justice. Then we have liberty. There are no unreasonable restrictions. कोई भी restrictions नहीं रहेंगे. There should be no restrictions. ठीक है. There are no unreasonable restrictions on the citizens what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. All are equal before law. सब कोई भाई साहब equal हैं. ठीक है. Equality, inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Fraternity, all of us should behave as if we are the members of the same family. बोलते हैं ना फिल्म फैटर्निटी मतलब फिल्म बॉलीवुड की फैमिली. ठीक है. नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.